वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप न्यू एम्बिशन ट्यूटोरियल की तरफ से आपका अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लेनेट में आपका स्वागत करता हूं। और हम आ चुके हैं क्लास 11th के 5th लेक्चर में। क्लास 11th के 5th लेक्चर को हम लोग ऑनलाइन पढ़ चुके थे और क्लास 4 तक हम लोगों ने वीडियो बना दिया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है आप तक प्रॉपर वीडियो ना पहुंच पाए हो, इसलिए हम 5th लेक्चर को फिर से एक बार आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। तो आइए 5th लेक्चर में हम लोग बात करते हैं द्रव्यमान के मापन के बारे में। अब तक हमने लंबाई के मापन पढ़ा था और लंबाई के मापन में कितने टाइप्स होते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं वो हम लोगों ने देखा था। अब हम बात करेंगे मास के कितने मेजरमेंट होते हैं। उसमें जो मास का मेजरमेंट का एक बेसिस तैयार किया गया है, वो बेसिस क्या है आज उसी पर बात होगी। तो द्रव्यमान का जो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिस है वो बेसिस है इनर्शियल मास। ठीक है, इनर्शियल मास को हम लोग हिंदी में कहते हैं जड़त्वीय द्रव्यमान, और दूसरा बच्चों होता है गुरुत्वीय द्रव्यमान। ठीक है, ग्रेविटेशनल मास। ठीक है, पहले बात करेंगे हम लोग इनर्शियल मास के बारे में। इनर्शियल मास क्या होता है? देखिए, जब मैं बात करूं किसी वस्तु की गति की, तो कोई वस्तु अगर गति कर रही है तो गति के पीछे मान लीजिए कोई बाह्य बल मतलब एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होगा या फिर उस पर कोई बाह्य बल लगा होगा। जब कोई वस्तु कोई रेखीय गति करती है, किसी बाह्य बल के अंतर्गत गति करती है, तो वस्तु पर बाह्य बल के अंतर्गत जब रेखीय गति संभव है तो रेखीय गति की अवस्था में वस्तु का जो द्रव्यमान होगा उसे वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान है। फिर से बोल रहा है, रिपीट, जब कोई वस्तु रेखीय गति कर रही होती है तो रेखीय गति की अवस्था में जो वस्तु का द्रव्यमान होता है उसे हम उस वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, तो रेखीय गति की अवस्था में वस्तु का द्रव्यमान जड़त्वीय द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, तो अब मैं बात करूं, अगर कोई वस्तु रेखीय गति कर रही थी तो उस पर कोई बल लगा होगा, इसलिए वो रेखीय गति कर रही थी। तो रेखीय गति की अवस्था में F बराबर ma था। ठीक है, और a उसका त्वरण रहा होगा, तो यहां से इनर्शियल मास को mi से रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला F बटे में a। ठीक है, तो इसे कहेंगे इनर्शियल मास, जड़त्वीय द्रव्यमान। ठीक है, बात समझ आ गई। अब मैं बात करूं कि गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या होता है। बात क्लियर हो गई ना? चलिए, तो गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या होता है, तो आपको पता है ना कि हमारे न्यूटन साहब क्या बताते हैं। न्यूटन साहब हमारे बताते हैं कि अगर कोई वस्तु कहीं भी है तो उसे पृथ्वी खींचती है, और जिस बल से उसे खींचती है उस बल का नाम क्या होता है? ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ब्रह्मांड में या फिर कोई भी वस्तु को जब अर्थ अपनी ओर खींचती है तो जिस बल से खींचेगी उसे गुरुत्वीय बल कहते हैं, और जिस वस्तु को खींचती है वो हर वस्तु पर वो गुरुत्वीय बल अलग अलग लगाती है। तो किसी वस्तु का गुरुत्वीय द्रव्यमान, किसी वस्तु का गुरुत्वीय द्रव्यमान वह आंतरिक मान है जिससे पृथ्वी उस पर गुरुत्वीय बल आरोपित करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है। ठीक है, खींचने की कोशिश करते हैं, जिससे उस आंतरिक मान को, न्यूमेरिकल वैल्यू को हम कहते हैं गुरुत्वीय द्रव्यमान। ठीक है, तो वस्तु का वह द्रव्यमान जिससे वस्तु पर गुरुत्वीय बल कार्य करता है अथवा पृथ्वी वस्तु पर गुरुत्वीय बल आरोपित करती है, वस्तु पर गुरुत्वीय बल आरोपित करती है, ये कहलाता है आपका गुरुत्वीय द्रव्यमान कहलाता है। तो बच्चों निकालेंगे कैसे इसे, तो
तो इसका फॉर्मूला बच्चों F बराबर F इज इक्वल टू m g, g सफिक्स में है इनटू, और ये g, पृथ्वी जब किसी पर गुरुत्वीय बल लगाते हैं ना तो उसमें त्वरण आता है, वो त्वरण होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये गुरुत्वीय त्वरण g है, F बराबर mg होता है, और ये g जो है वो सफिक्स में है, तो बताता है गुरुत्वीय द्रव्यमान। तो यहाँ से mg की वैल्यू निकालनी होगी, तो F बटे में g कर लेंगे आप, ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल मास। ठीक है, बात समझ आ गई, ये दोनों क्लियर हो गए। तो अब मैं द्रव्यमान के बाद बात करने जा रहा हूं टाइम के बारे में। ठीक है, टाइम मुख्य पैरामीटर, अगर इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में बात करें हम, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है लंबाई, द्रव्यमान, और फिर उसके बाद आता है टाइम। तो हम लोग अब बात करेंगे समय के मापन के बारे में। तो मेजरमेंट ऑफ टाइम, तो मेजरमेंट ऑफ टाइम भी मुख्य रूप से कई प्रकार के हैं, लेकिन जो हम लोग जानने जा रहे हैं वो मुख्य रूप से दो जाने। ठीक, समय के मुख्य रूप से दो माप निम्न क्या है बच्चों? पहला है आपका वैद्युत दोलित्र। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर। इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर क्या है? इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर आपको पता है, इंडिया में हमारे यहाँ जो बोर्ड में करंट आती है उस करंट का नाम क्या है? तो उस करंट का नाम है प्रत्यावर्ती धारा, ऑल्टरनेटिंग करंट। और हमारे यहाँ जो प्रत्यावर्ती धारा आती है उसकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। ठीक है, 50 हर्ट्ज, मतलब कि ये 1 सेकंड में इतनी बार ऊपर नीचे करके साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, मतलब आवर्तकाल कितना होगा? तो इसका आवर्तकाल, ये तो आवृत्ति हो गई, इसका आवर्तकाल होगा 0.02 सेकंड, और ये इसकी हो गई आवृत्ति। ये फिक्स रहती है, बदलती नहीं है। इंडिया में ये 50 हर्ट्ज फिक्स है। तो इंडिया के हिसाब से जब हमारे पास इतनी टाइम पीरियड और इतना आवृत्ति फिक्स है, इसके आधार पर हम उस घड़ी में, जिस घड़ी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं वैद्युत, इस करंट को, इस इलेक्ट्रिसिटी को जब हम घड़ी में प्रोवाइड कराते हैं, तो उस समयांतराल, सूक्ष्म समयांतराल के आधार पर हम समय का मापन करते हैं। ठीक है, तो वैद्युत दोलित्र में प्रत्यावर्ती धारा के आधार पर सूक्ष्म समयांतराल द्वारा समय का मापन करते हैं। ये हो गया एक मेथड। दूसरा बच्चों आपने सुना है जिसका नाम है एटॉमिक क्लॉक। ठीक है, परमाणु एटॉमिक क्लॉक क्या है? तो हमारे यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट तत्व को स्टैंडर्ड माना जाता है, और उसका नाम है सीजियम CS। ठीक है, इसका एटॉमिक वेट होता है 133। ठीक है, तो सीजियम 133 के बहुत सारी कक्षाएं होती हैं। आपको पता है किसी भी परमाणु के बारे में जब मैं बात करूं तो उसके आसपास बहुत सारी कक्षाएं होती हैं, उस कक्षाओं का हम लोग कहते हैं ऊर्जा स्तर। तो सीजियम के 2 निम्न ऊर्जा स्तरों के बीच इलेक्ट्रॉन आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो सीजियम के किन्हीं 2 निम्न ऊर्जा स्तरों के मध्य इलेक्ट्रॉन जब निम्न से उच्च और उच्च से निम्न के बीच में संक्रमित होते हैं, आते और जाते हैं, तो जब आते और जाते हैं तो विकिरण होता है, ऊर्जा निकलती है उसमें से। ये बात आप आगे जानेंगे। तो सीजियम परमाणु के, अगर मैं सीजियम परमाणु के बारे में बात करूं तो इनके निम्नतम 2 ऊर्जा स्तरों के बीच में
जब कोई इलेक्ट्रॉन आएंगे और जाएंगे मतलब संक्रमित होंगे तो ये ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, विकिरण करते हैं, ये विकिरण होता है। तो इसी विकिरण का एक टाइम इंटरवल होता है, आने और जाने का जो टाइम इंटरवल होता है वो बहुत छोटा समयांतराल होता है। तो किन्हीं दो निम्न ऊर्जा स्तरों के बीच में जब संक्रमण होता है तो संक्रमण में विकिरण का समयांतराल बहुत सूक्ष्म होता है और उस समयांतराल के आधार पर समय का मापन करते हैं। तो परमाणविक क्लॉक, परमाणु घड़ी द्वारा सीजियम-133 के दो निम्न ऊर्जा स्तरों के मध्य इलेक्ट्रॉन के संक्रमण द्वारा विकिरण के समयांतराल द्वारा समय का मापन करते हैं। एक्चुअली मैं बता दूं ये समयांतराल बहुत छोटा समयांतराल होता है, ठीक है, ये समयांतराल बहुत छोटा समयांतराल होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? डेफिनेशन समझ लीजिएगा अच्छे से। जिन लोगों को यहाँ पर न समझ में आए इसके बाद यहाँ लिख दिया है कि परमाणु घड़ी द्वारा सीजियम 133 इसका एटॉमिक वेट है कि दो निम्न ऊर्जा स्तरों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण द्वारा विकिरण की समयांतराल द्वारा समय का मापन करेंगे और ये समयांतराल बहुत छोटा होगा, सूक्ष्म होगा बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे एक न्यूमेरिकल के बारे में, ठीक है। न्यूमेरिकल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पढ़ाई के लिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको न्यूमेरिकल आना चाहिए, आंतरिक प्रश्न आना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल हम लोग लगाएंगे, ठीक है, उदाहरण एक एग्जाम्पल से इसको देखेंगे, ठीक है। क्या देखना है? मान लेते हैं कि हमारे पास जो सूर्य है, सन जो है वो किसी वक्त, किसी क्षण पृथ्वी पर किसी बिंदु पर P पर अपने व्यास से 200 सेकेंड का कोणीय आयाम बनाता है। अपने व्यास से 2000 सेकेंड का कोणीय आयाम बनाता है, ठीक है। जहां सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर की है। 1.49 10/11 मीटर की दूरी है, ठीक है, इससे सन से। ये सन है और ये क्या है? अर्थ है, ठीक है। तो कहा ये गया कि सूर्य का ये व्यास है, ठीक है। इस सूर्य का व्यास हमने मान लिया है AB, इसको हम लोग फिलहाल के लिए D से दिखाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या तैयार होता है? सूर्य के व्यास से पृथ्वी पर कोणीय मान 200 या 2000 सेकेंड आंतरिक होता है। यदि दूरी 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर हो तब सूर्य का व्यास ज्ञात करें। तो मैं बता दूं ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपका डायग्राम है। किसी भी सवाल को करते समय एक बार का आप जरूर ध्यान रखेंगे कि आपसे सवाल बनने से पहले आप उसका डायग्राम जरूर बना लें, ठीक है। तो आइए समझेंगे। तो सॉल्यूशन करते समय हम ये ध्यान देंगे कि कोण कितना दिया है। ये कोण है बच्चों, तो इस कोण को हम लोग दिखाएंगे कोणीय आयाम या कोण बराबर कितना हो गया 2000 सेकेंड। और 2000 सेकेंड को हम लोग
ऊपर डबल डैश से भी दिखाते हैं, ठीक है। सेकंड, कोड को सेकंड में नहीं, कोड को रेडियन में रखना चाहिए बच्चों। तो अब इसको चेंज करने के लिए पहले तो ये बताइए कि सेकंड को मिनट में कैसे बदलते हैं। तो एक सेकंड को पहले मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे और फिर मिनट से वापस से हम इसको डिग्री बदलने के लिए फिर 60 से डिवाइड करेंगे। मतलब ओवरऑल हम सेकंड को सेकंड ऐसे लिखते हैं बच्चों, ऐसे नहीं लिखते, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे सेकंड जरूर लिखा है, सेकंड एक्चुअली ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, सेकंड को आप ऐसे लिखे, कोड आया डबल डैश। तो कोड थीटा इज इक्वल्स टू 2000 अपॉन 3600 इनटू, अब ये किसमें बदला, डिग्री में बदला। अभी हम इसको रेडियन में बदलना चाहते हैं तो हम लिखेंगे पाई बाई 180, ठीक है। अब ये किसमें बदल गया, रेडियन में। याद रखिएगा बच्चों कि अगर हम सेकंड में है तो मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे और मिनट से डिग्री में बदलने के लिए फिर 60 से डिवाइड करेंगे, मतलब टोटल 3600 हो जाएगा। फिर डिग्री से रेडियन बदलने के लिए पाई बाई 180 से क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू, जो कैंसिल होगा कैंसिल कर दीजिएगा, फाइनली जो भी वैल्यू मिलेगी आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। 36 इंटू 18, ठीक है, रेडियन। आप इसका वैल्यू सॉल्व करके थीटा निकाल लीजिएगा। जब आपको ये पता चल जाएगी तो कोण आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ऊपर बचा हुआ है 2, जब ये आपको पता चल जाएगा तो फिर आप क्या करिएगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ये चाप हो गया, कोण के सामने चाप होता है बच्चों, ये त्रिज्या हो गई, ठीक है। तो कोण थीटा बराबर चाप का नाम रखिएगा AB, क्योंकि हमने अपने मन से D जहां पे दिखाया है डायमीटर व्यास, और ये दूरी आपकी त्रिज्या हो जाएगी। तो त्रिज्या की जगह पे आप कैपिटल D लिख सकते हैं, ये कैपिटल D हो जाएगा बच्चों। तो थीटा इज इक्वल टू स्मॉल d बटे में कैपिटल D, आपको स्मॉल d निकालना है। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 2 पाई अपॉन 36 इंटू 18 और फिर इंटू में आप क्या कर दीजिएगा, यहाँ पे d निकालना है, कैपिटल D से मल्टीप्लाई 1.49 इंटू 10 टू द पावर 11 से मल्टीप्लाई करके आप व्यास निकाल लेंगे, मीटर में आएगा बच्चों। ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है, जरूर कर लीजिएगा मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो यहां से आपका होता है ये क्वेश्चन एंड, आंसर कंप्लीट हुआ। ऐसे ही करिएगा, ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अगले क्लास में हम लोग जब मिलेंगे बच्चों तो हम लोग करेंगे वीमा की पढ़ाई करेंगे, डायमेंशन क्या होता है और क्या हम लोग करेंगे डायमेंशन में, ये सब जानेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, ठीक है, और आभार।